चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर रियल नंबर मैथ सब्जेक्ट का। हम सबसे पहले समझते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। करा लेमा वो टर्म होते हैं जो किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हेल्प में लिए जाते हैं। अगर हमें कोई स्टेटमेंट दे दिया गया है और हम अगर उसको प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें जिस भी टर्म की अगर हम हेल्प लेकर के उसे प्रूफ करेंगे तो हम उसे क्या बोल देंगे, जैसे लेमा बोल देंगे। जैसे ईडियल, अगर ईडियल एक लेमा है, ईडियल एक लेमा है, अगर हमें यह प्रूफ करना होगा कि यह डिवीजन सही है कि नहीं सही है। हम लोग जब छोटे थे तो हमको बताया ये जाता था कि हम अगर कोई टर्मोलॉजी लेते हैं, जैसे हमें डिवाइड करना है 2 से 4 को और 2 2 जा 4 हमने कर दिया, तो यहाँ हमसे बोला जाता था कि एक बात बताइए, आपने जो डिवीजन किया है वो सही है कि गलत है, वो राइट है कि रॉन्ग है। तो हम इसके लिए क्या करते थे, हम जानते थे कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर करके हम दिखाते थे और बता देते थे कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। लेकिन उस समय हमें ये नहीं बताया जाता था कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर किसने दिया था। यह किसने दिया है, यूक्लिड ने दिया था, और इसीलिए इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया। अभी हम लोग इधर डिस्कस करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, क्लास 8 में, क्लास 7 में। तो यहाँ इंटीजर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ए और बी हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है और बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। यहाँ ए डिविजिबल है बी से, जिससे क्वोशिएंट क्यू आ रहा है और रियल नंबर आर आ रहा है, कोई एक नंबर आर आ रहा है जो रिमाइंडर के तौर पर हमने लिया है। कोई भी एक बात इसकी अलग होती है कि ये यूनिक होता है। यहाँ यूनिक का क्या सेंस है, यूनिक का यह सेंस है कि जब भी हम 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा हमारा 4 और रिमाइंडर 0 ही आएगा। यहाँ 4 और 0 क्या है, यूनिक कहे जाएंगे, क्योंकि 2 से हमेशा 4 को 8 को डिवाइड करोगे तब भी 4 और 0 आएगा। एक बात बताओ, 2 से कोई एक और नंबर बताओ ना जो डिवाइड करते हो तो तुम्हारा क्वोशिएंट 4 आए और रिमाइंडर 0। ऐसा कोई और दुनिया में नंबर एग्जिस्ट है क्या? ना, सिर्फ 8 ही है जिसको 2 से डिवाइड करते हो 8 को तो वो 4 लाता है और रिमाइंडर 0। नहीं तो बाकी अगर नंबर अगर तुमने यहाँ 18 कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। यहाँ अगर 4 और 0 लाना है तो हमें 8 ही रखना पड़ेगा। तो ये 4 और 0 क्या है, यूनिक नंबर है, वो हमेशा वही आएंगे। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने यहाँ b को डिवाइड किया है, a यहाँ डिविजिबल है b से, जहाँ क्वोशिएंट q है और r है, तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को ईडियल कहा गया। अब एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज, कह रहा है कि एक एल्गोरिदम एक सीरीज होती है, एक क्रम होता है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, जिसका स्टेप क्या होता है, एकदम वेल डिफाइन होता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप चलने होते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्योमेट्री में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हमको पता होता है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हमें क्या करना है, बनाना है या लिखना है। डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड, जो कि एक मेथड गिव करता है फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कह रहा है कि एक प्रॉब्लम, एक सर्टेन टाइप, एक फिक्स्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर किसी स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, उसे सॉल्व कर देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन का स्टेप हो गया या और भी थ्योरम्स हो गया। जैसे अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां हम ईडियल के जगह हम वहां यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी लेकर के चल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो लेमा ही एल्गोरिदम में हो जाएगा। बस इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, कुछ भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, दैट टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय या विच हैव फैक्टर मोर देन 2, जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 12,
12 के किसे किसे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और 1 से तो यह डिविजिबल होता ही होता है, और 12 से भी ये क्या होगा, डिविजिबल ही होगा। तो यह क्या है, 12 एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर कोई ऐसा कंपोजिट नंबर हो जो कि यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके किसके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर के, अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के टर्म में किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। इसे तुम लोगों को जब छोटे रहोगे तो ये नीचे के क्लासेस में इसे एलसीएम बुलाया जाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ये 12 का एलसीएम नहीं दिख रहा है वहां, तो वो तब नहीं बताया गया कि एक्चुअल में क्या है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यह अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम होता है। अब आते हैं अपने नंबर्स पर, नंबर सिस्टम पर। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसको हम अगर अनदर एक्सप्लेनेशन की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो जैसे 0 का इन्वेंशन हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 का इन्वेंशन हुआ है क्या, ना, वो पहले से ही प्रेजेंट थे हमारे। अगर पास्ट टाइम में हम चले जाएं तो हमारे 9 रत्न हुआ करते थे, 9 ग्रह होती थी, 9 रात्रि होती थी, 9 दुर्गा माता होती हैं। तो ये 9 जो शब्द लगा था वो 1 से लेकर 9 तक के लिए लगा था, लेकिन जैसे ही 0 इन्वेंटेड हुआ, 0 को उसमें जोड़ दिया गया, वो आगे क्रम बढ़ गए। तो हम इसकी एक और डिफिनीशन कर सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ नंबर विच इज गिवन बाय आवर नेचर, हमारे नेचर द्वारा जो दिया गया है, दैट नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। तो इसकी अनदर डिफिनीशन उसे बनाई जा सकती है, बट फंडामेंटल मैथमेटिक्स कहता है कि ऑल काउंटिंग नंबर नोन एज नेचुरल नंबर। अब देखो होल नंबर्स की बात करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0, यही नेचुरल नंबर अगर 0 के साथ हो जाए तो हम उसे ही क्या बुलाते हैं, होल नंबर बुलाते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0 फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। कह रहा है कि होल नंबर और उसके साथ निगेटिव नंबर्स का जो कंपैरिजन होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे हम इंटीजर बुलाते हैं। जैसे यह बात क्यों कलेक्शन वाली बात यहां पर आई है, तो यह कलेक्शन वाली बात इसलिए आई कि जब हम लोगों ने देखा क्या कि हमसे यह बताया गया कि 0 से 0 जो होता है वो छोटा होता है 1 से, 1 छोटा होता है 2 से, 2 छोटा होता है 3 से, 3 छोटा होता है 4 से, 4 छोटा होता है, ऐसे ही वो इनफाइनाइट टर्म्स तक गया। लेकिन बाद में जब हमें यह बात एक्सप्लेन की जाने लगी तो हमसे पूछा गया, मैथमेटिशियन से पूछा गया, एक बात बताइए कोई ऐसे भी नंबर है क्या जो 0 से छोटे हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो कहा कि ये बड़े होते चले जा रहे हैं, इधर से हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं तो 0 से भी छोटा कुछ होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई नंबर नहीं है जो 0 से छोटा होता हो, बट हम इसे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें इमेजिनरी नंबर्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज माइनस में नहीं हो सकती, 0 हो सकती है। हम यहां बात कर सकते हैं कि यहां जो डार्कनेस है वो क्या है, 0 है, लेकिन माइनस में है क्या वो, हम ऐसा बोल सकते हैं नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो माइनस में हो सकती है। तो उन्हें इमेजिनरी नंबर कहा गया, और वही इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो जब नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दैट टाइप ऑफ नंबर्स विच इज रिप्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q के फॉर्म में अगर कोई नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। एक कंडीशन वहां होती है कि दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0, बस वहां जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। एग्जांपल, 3 इज द रेशनल नंबर, 5 इज द रेशनल नंबर, 3 अपॉन 9 इज द रेशनल नंबर, -2 अपॉन 5 इज रेशनल नंबर। ये सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हम थोड़ा सा आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात करते हैं कि अगर p और q माना कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म p अपॉन
Q है, तो Q अगर 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का होता है तो वो नॉन निगेटिव इंटीजर m और n है, यानी m और n क्या होने चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर वो निगेटिव इंटीजर नहीं है तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और जो यहाँ q है जो इसका डेनोमिनेटर है, वो डेनोमिनेटर अगर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म का होता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। यानी वे नंबर्स जो टर्मिनेट हो सकते हैं, जैसे 3/5 हमने लिया है तो 3/5 या 37/5 अगर हमने ले लिया तो ये 7.4 टाइम्स में ये टर्मिनेट हो जाएगा क्या, यानी पॉइंट के एक डेसिमल के एक नंबर जाने के बाद, एक कुछ डिजिट जाने के बाद अगर वो सीरीज नहीं चल रही है, वो टर्मिनोलॉजी, वो डिवाइड आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जो एक 2 या 3 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट जाने के बाद क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, उसके बाद वो नंबर नहीं बढ़ते हैं। और यही P अपान Q का जो यह फॉर्म है, अगर यह 10/3 हम ले लें तो यह 3.33333 ये आता चलता चला जाएगा। क्या ये रुकेगा, ये डिवीजन नहीं रुकता है। तो ये डिवीजन नहीं रुकता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें एक और टॉपिक दी हुई है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम, पेयर्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर जो होता है, जिसको सिंपल भाषा में तुम लोग HCF जानते हो, वो 1 होता है। कुछ लोग बोलते हैं क्या ये -1 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर 1 या -1 होता है, उसे हम कोप्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 और 4 का जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा 1, 8 और 35 का निकालेंगे क्या आएगा 1, 7 और 9 का निकालेंगे क्या आएगा 1, 4 और 5 का निकालेंगे क्या आएगा 1। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस हमारे दे रखे हैं, प्रूव दैट √2, √3, √5 इज एन इरेशनल नंबर। इन तीनों में से कोई पेपर में पूछ सकता है, जो कि तुम्हारे जो सिलेबस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ CBSE बोर्ड, उसके अकॉर्डिंग यही 3 पेपर में आने के चांसेस होते हैं। बस इन्हीं तीनों पर पढ़ना है। बहुत करेगा तो √7 करके बढ़ा देगा, √8 बढ़ा देगा, या एंड अदर थिंग्स जो भी होगा वो बढ़ा सकता है। अब हमने क्या किया, √2 की प्रूविंग जैसे करेंगे वैसे ही √3 की करेंगे, वैसे ही √5 की करेंगे। बस 2 के जगह हम 3 रख देंगे या 5 रख देंगे। जैसे √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया कि इसे इररेशनल प्रूफ करना है, तो हमने इसे रेशनल मान लिया। जैसे अगर किसी लड़के को प्रूफ करना है कि वो लड़का है, तो हम मान लेंगे कि वो लड़की है, और अगर हमने यह प्रूफ कर दिया कि वो लड़की नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो लड़का है। तो ऐसे ही हम रेशनल के लिए अगर हम बात करें, तो हमने इसको इररेशनल प्रूफ करना है, तो हमने इसे क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो P अपान Q के फॉर्म में होते हैं, और यहां हमने P अपान Q जो है, P अपान Q लिया है, जो कि रेशनल नंबर का फॉर्म है, और PQ क्या है, को प्राइम नंबर है। PQ को प्राइम नंबर हमने ले लिया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर किया। हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये 2 को √2 का स्क्वायर हुआ है 2, और P अपान Q का स्क्वायर हुआ है P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। तो यहाँ Q को हमने सेपरेट किया, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपान 2। इसका सेंस यह है कि हम 2 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, यानी P से 2 से P स्क्वायर में क्या भाग चला जा रहा है, डिवीजन चला जा रहा है, और कितना आ रहा है, Q स्क्वायर आ रहा है। यानी P स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, इसलिए P भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। क्यों भाई, कोई जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। अगर हम कह दिए कि 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है,
4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 4 भी 2 से डिविजिबल क्यों होगा नहीं? तो अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, सेम उसी बेस्ड पर। हमने यहाँ वेरिएबल के लिए लिया है और वहां हमने नंबर लेकर के दिखा दिया। अब हम मान लिए हैं कि इस p के जगह क्या है, 2 के है। अगर √3 दिया होता तो यहाँ जहां जहां 2 है वहां 3 रखते और यहाँ क्या ले लेते, 3 के। 5 देता तो 5 के ले लिया जाता। वेयर k इज एन इंटीजर, जहां k क्या है, एक इंटीजर है, तो p के जगह हमने कितना पुट किया, 2k। p के जगह हमने 2k पुट किया, तो p के जगह 2k पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k, 2 से 4 को डिवाइड किया 2k स्क्वायर आ गया, 2 इधर इनटू में है तो इधर आ गया अपान में, तो q स्क्वायर 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसका मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसमें, q स्क्वायर में, तो कितना आ रहा है, k स्क्वायर। फिर वही बात हो गई कि q स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, और इसलिए q भी डिविजिबल होगा 2 से। अब यहाँ एक बात आ रही है, इसका मतलब यह है कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p है q। और ध्यान देखो हम पहले इसे क्या मान चुके हैं, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, लेकिन हम यहाँ प्रूफ कर दिए क्या कि इसका फैक्टर क्या है, 2 है, यानी 1 के अलावा 2 भी आ जा रहा है, तो क्या ये को प्राइम है, नहीं। इसका मतलब या तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं होंगे, तो जो रेशनल नहीं है वो क्या होगा। तो हम दोनों बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रेशनल है और यहाँ ला करके कह रहे हैं कि रेशनल के साथ साथ ये को प्राइम है, और यहाँ दिखा रहे हैं कि नहीं, इनका एक फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ रहा है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। या तो ये या तो ये रेशनल नहीं है, रेशनल है तो उसके साथ साथ ये को प्राइम नंबर हमने मान के रखा है, तो या तो ये को प्राइम नहीं है और नहीं तो उनका कॉमन फैक्टर 2 नहीं है, लेकिन हम इसी से प्रूफ करके लाए हैं कि इसका कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कंट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना, झगड़ा करना, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसका यह सेंस है कि को प्राइम के एज में सेंस में, तो हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। हमने क्या हमने जो एज्यूम किया था, हमने यहाँ एज्यूम किया है ना कि √2 इज ए रेशनल नंबर, यानी यह क्या है, गलत है। तो जो रेशनल नंबर अगर गलत है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर, हेंस √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने गलत मान लिया था, हमने अपने खुद से ही प्रूफ कर दिया कि यह क्या है, हमारा स्टेटमेंट गलत है। ऐसे ही हमने कोई नंबर ले लिया और ऐसे इस फॉर्म में अगर नंबर इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, तो हम फिर मान लेते हैं कि 3 - √2 इज ए रेशनल नंबर। तो यह जो 3 - √3 इज ए जो रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में होगा, जहां p q को प्राइम होंगे और q इज नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ √3 को सिंगल किए हैं, p + q इधर प्लस q, p/q प्लस इधर आया माइनस हो गया है, और माइनस √3 गया है प्लस हो गया है। इसमें से हम क्या किए हैं, 1 कॉमन ले लिए हैं, तो q और q हो गया है p/q। अब हम एक बात देख रहे हैं कि p/q हमने क्या माना है, रेशनल। p/q हमने रेशनल मान लिया। मान लो p/q की जगह क्या है, 3 है, 2/3 है, p की जगह 2 है और इसके जगह 3 है। तो ये p, इसमें से अगर हम किसी रेशनल में से कोई नंबर अगर घटाते हैं, किसी नंबर से रेशनल नंबर को घटाते हैं, तो 3 3 जा 9 - 2 7/3 आएगा क्या। तो रेशनल में से किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को घटाते हैं तो क्या आता है, रेशनल ही आता है। लेकिन यहाँ रेशनल आ रहा है नहीं, इसका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम यहाँ जान रहे हैं कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और जबकि हमने लिया क्या था, रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यह इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट फिर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों बातें एक दूसरे को गलत बता रही हैं। या तो वो रेशनल नंबर के हिसाब से ये को प्राइम जो नंबर हमने लिया है, या तो रेशनल नहीं है, रेशनल है तो कोई भी रेशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा एजम्पशन फिर क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या माना था कि वो रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। कोई नंबर अगर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, समझ में आया।
टाइप थर्ड, हम लोगों ने पीछे 2 टाइप पढ़ा है, आज हम लोग टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 to the power n, 6 to the power n, a to the power n, हम इस ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं जो a to the power n के फॉर्म का भी हो सकता है, हम a to the power n भी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। a की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, वहां 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, जिसका भी फैक्टराइजेशन आसानी से किया जा सकता है, वहां कोई भी नंबर हो सकता है। हमें शो करना है कि वो कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, उसका एक्सपांशन 0 के एंड पर नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम जानते हैं, सॉल्व करते हैं, इफ एनी नंबर a to the power n ends with 0 then it must have 2 to the power m into 5 to the power n as a factor। हम सबसे नॉर्मल नंबर की अगर हम बात करते हैं, कोई भी नंबर अगर a to the power n के फॉर्म का है और वो end with 0 हो रहा है, तो उसमें 2 फैक्टर 2 to the उसमें 5 to the power 2 पर पावर m into 5 to the power n के फैक्टर का होना ही चाहिए। एक नॉर्मल हम टर्म ले रहे हैं 10 to the power n, यानी 10 टू द पावर अगर हम 1 भी लेते हैं, 10 टू द पावर 1 लिया तो हम देख रहे हैं 2 into 5 हो रहा है ना। अगर 10 इंट्स विद 0 है कि नहीं, अगर हम 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं तो 2 into 2 into 5 into 5, तो क्या ये 2 पर पावर m into 5 टू द पावर m के फॉर्म का है कि नहीं। अगर कोई और नंबर हम ले लिया, हम कोई और नंबर ले सकते हैं, इसके जगह हमने क्या कर लिया 20 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, कुछ भी हम ले सकते हैं। 30 टू द पावर अगर 1 ले लिया, 1 अगर हम कर दे रहे हैं तो यहाँ 3 into 2 into 5 है नहीं, 2 पर पावर n into 5 टू द पावर n उसका फैक्टर होना ही चाहिए, तभी वो एंड्स विद 0 होगा। बट हियर वी सी दैट 6 टू द पावर n का जब हमने फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो 2 into 3 हुआ है, 2 into 3 टू द पावर m, तो यहाँ हो गया 2 पर पावर n into 3 टू द पावर n। हम यहाँ देख रहे हैं कि here 2 and 3 are the only prime factor of 6 to the power n, और फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम यह कहता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यानी अगर 6 का कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे तो 2 into 3 ही आएगा। तो हम जानते हैं कि इंड होने के लिए यह इस फॉर्म का होना चाहिए, 0 पर इंड होने के लिए, और यह 2 into 3 के फॉर्म का है, तो क्या यह इस फॉर्म को मैच कर रहा है? नहीं। तो क्या ये कभी इंड विथ 0 होगा? नहीं। तो लिखेंगे hence 6 to the power n can never end with 0। ऐसे ही हम 4 to the power n को दिखा सकते हैं, 12 to the power n को दिखा सकते हैं, 16 to the power n को दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं टाइप 4 की। हमें प्रूफ करना है कोई नंबर, कोई गिवन नंबर है, वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। That number which have more than 2 factors is known as composite number। ऐसे कोई भी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं, और जिसका सिर्फ वन एंड इटसेल्फ जिसका फैक्टर होता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। हमें यह प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। हमने क्या किया, बोडमास थ्योरम, इसमें 13 कॉमन था, 13 कॉमन निकाला। हम इसका जब फैक्टर निकाले हैं तो देख रहे हैं यह 2 फैक्टर ये हो गया, और 2 फैक्टर इसका खुद का अपना होगा, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द एवं नंबर शोज दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, कि जो गिवन नंबर है उसके 2 फैक्टर से ज्यादा हैं, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। दैट्स ऑल। समझ में? नो सर। चल, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 13 into 56 है, तो 13 into जो 56 है, 13 into 56, इसको हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो पहले हम ये देख ले क्या ये प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 13 1 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। अब 56 1 से भी डिविजिबल होगा, 56 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा,
और भी नंबर इससे डिविजिबल होंगे। तो मोर देन कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर हुए कि नहीं? So hence it is not a prime number. So it is समझ में? अब टाइप 5 हमको कोई नंबर दे दिया है और उसमें वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद पूछ रहा है कि 2 पर पावर m into 5 to the power n है, तो mn की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक इसी में एक क्वेश्चन और अटैच किया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस के हमें इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो चलो हम यहाँ नंबर देखते हैं। 241 अपॉन 4000 दिया है। 241 अपॉन 4000 इज इक्वल टू 241 अपॉन 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n। हम 4000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। तो 2 टू द पावर 5 into 5 टू द पावर 3 आया है। ये समझ में आया ये कैसे आया है? प्राइम फैक्टराइजेशन हम 4000 का किए हैं। 4000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फॉर्म का है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो 241 न्यूमरेटर के इक्वल है, तो डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर फॉर्म अगर इक्वल होगा तो बेस के इक्वल है तो पावर तो फ्रॉम कंपैरिजन m की जगह क्या है? 5 है और n की जगह कितना है? 3। दैट इज द आंसर। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का आ रहा है विदाउट फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए हमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। हम यहाँ देख रहे हैं डेनोमिनेटर में अगर हम 1 into 0 के टर्म में हम इसे अगर रिप्रेजेंट कर दें तो आसानी से बिना डिवीजन के लिए हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 241 तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 है। 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 के टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा। तो हम जानते हैं 25 4 जा 100 होता है। अगर यहाँ 8 दे दिया होता 8 दिया होता तो 8 के लिए क्या हम करते कि यह 1 के टर्म में आ जाता है। 8 की जगह अगर तुम्हारा नहीं इस पर क्लियर हो पा रहा है तो 8 की जगह 2 दे देता तो हम क्या कर देते कि यह 5 का 5 2 जा 10 तो 5 का ऊपर 5 का नीचे। ऐसे ही जो भी नंबर्स देते हमें नीचे रिप्रेजेंटेशन सोच करके यहाँ करना होता है। अब हम सबसे पहले अगर हमको यह नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको सबसे पहले क्या करें 25 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 हट जा 200 और 200 में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 5 का तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसका मतलब हम यहाँ इसमें किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 125 का तो 125 हट जाए 1000 होगा। क्यों क्लियर हो रहा है? तो हम जब भी डेसिमल एक्सपांशन हम नीचे करेंगे तो हम वो नंबर लेंगे और उस नंबर को हम 1 into 0 के टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको बहुत पहले ही हम लोग क्लास 6 7 8 इन तीनों क्लासेस में हमने डिवीजन के प्रोसेस को सीखा है कि जब भी नीचे टर्मिनोलॉजी में 0 आ जाता है डेनोमिनेटर में तो जितने टर्म पर 0 आता है उतने टर्म को हम पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ राइट से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं और उतने डिजिट पर ला करके पॉइंट लगा देते हैं। तो कितना डिजिट हमें लाना है 1 2 3 4 5। 25 का हमने ऊपर किया 25 का नीचे 25 का 241 में किया तो 6025 आया और 25 का 4000 में किया तो 10 लगा करके 100 और ये। तो अब हम यहाँ उतने टर्म तक 5 डिजिट तक हम नीचे लाएंगे 1 2 3 4 5 टर्मिनोलॉजी पर लाने के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या बढ़ा देंगे 0 तो 0.06 025 आंसर होगा। ठीक है यस सर समझे? यस सर। अब हम आते हैं हमें क्लासिफाइड करना है कि which is a rational number and irrational number। तो हम जानते हैं कि that number which is represented to हमने इंट्रोडक्शन में देखा भी है कि P upon Q फॉर्म। तो क्या ये P upon Q के फॉर्म में है? यस सर। So it is a एक और टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है कि दिस एक्सपांशन इज व्हिच टाइप ऑफ द डेसिमल एक्सपांशन।
हम लोगों ने दो तरह के डेसिमल एक्सपांशन पढ़े हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन को होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये, क्योंकि डिवीजन करने के बाद इस डिवीजन का प्रोसेस, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी आ सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी एक सबसे सिंपल सा उपाय है कि आप नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है इसको जानने के लिए एक सीधा सा आप बात याद रखेंगे कि वो 2 पर पावर m r 5 टू द पावर n r 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n के फॉर्म का अगर नहीं है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोगों ने दो तरह के डेसिमल एक्सपांशन पढ़े थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड, क्या दिस इज अ रेशनल नंबर? यस, बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो यह जो है हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग। आफ्टर 4 डिजिट इट विल बी टर्मिनेट, यह टर्मिनेट हो चुका है। पाई इट इज ए इरेशनल नंबर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी इसके विषय में चर्चा की थी। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सो इट इज ए रेशनल नंबर। और अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग पूछेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का हम वो वर्ड यूज करेंगे। दिस इज ए रेशनल नंबर। Yes, it is a rational number because it will be written into the form of 5.63 to the power. Because 63 it will be repeated, non-terminating but repeating या recurring हम वर्ड यूज करते हैं, तो it is a अब that number, it is a non-terminating, non-recurring, it is a rational number, is rational number. Under root 21 can be written in under root 3 into under root 7. क्या ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा? नहीं। प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ही नहीं तो टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, तो इट इज ए रेशनल नंबर। एंड ये क्यूब रूट 3 है, तो क्यूब रूट 3 जो है क्यूब रूट से बाहर आएगा ना, तो इट इज ए उम्मीद है समझ में आया होगा। 7. Use Euclid algorithm to find the HCF of 272 and 1032. 272 और 1032 का हमें HCF फाइंड करना है with the help of EDL। इसके जगह या कोई और भी नंबर दे सकता है। हम एक नंबर पर सीखेंगे, कोई भी नंबर देगा, अलग अलग बुकों में अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं, तो हम उस पर कर लेंगे। हमने क्या किया कि हमने इसका डिवीजन मेथड से HCF फाइंड किया। हम किनारे यहाँ डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड किए हैं और इस पर हम EDL लगा रहे हैं। हम सबसे पहले जब डिवीजन यहाँ देखे हैं तो 272 और 1032 में देखे हैं कि 272 जो है 1032 से क्या है, छोटा है, तो डिवीजन होगा। जब डिवीजन किए हैं तो ये 3 टाइम्स हमें डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर आया है 216। EDL के अकॉर्डिंग R की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है, इफ द वैल्यू ऑफ R इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है, देन द डिवीजन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन EDL इज नॉट सेटिस्फाइड। वो डिवीजन सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो प्रोसीजर डिवीजन का चलता रहेगा। तो हम यहां देखें 1032 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 272 इंटू 3। बात को नोटिस करना है, 272 इंटू 3 प्लस 216, रिमाइंडर 216 है, 216 0 के इक्वल है नहीं है, तो हम अब नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे,
216 या 272? तो हमने यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या लिया है? 216, 272। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेटर नंबर 272 है ना, तो 272 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। फिर हम 1 का मल्टीप्लाई 216 इंटू 1 में किए हैं, 56 आया। 56 रिमाइंडर है ना, Yes. रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू Zero. जीरो। रिमाइंडर इक्वल टू जीरो नहीं है तो फिर ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा और फिर यहाँ 216, अब हम कितना लेंगे? 56, 216। बात समझ में आ रही है? 216 इंटू 272, 56 इंटू 216। फिर 216 लिए हैं, इसके लिए ईडीएल यूज किए हैं, ईडीएल यूज करने के बाद फिर ये प्रोसीजर मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ रिमाइंडर आ गया 48, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फॉर द नंबर 48 इंटू 56। फिर 48 इंटू 56 के लिए ईडीएल यूज किए हैं, फिर रिमाइंडर हमारा कितना आया है? 8। अभी भी प्रोसीजर रिमाइंडर 8, जब तक ये जीरो के इक्वल नहीं हो जाता प्रोसीजर हमारा बढ़ता रहेगा। अभी भी ये रिमाइंडर 8 आया है, अभी भी हम फिर ईडीएल यूज करेंगे। फिर हमने ईडीएल यूज किया, अभी किसके लिए यूज किया? 8 है 48 के लिए, फॉर द नंबर 8 एंड 48। ये कितना हो गया? 6। अब यहाँ आखिरी एट लास्ट टर्म, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम जीरो, सो आवर प्रोसीजर इज तो स्टॉप। हमारा प्रोसीजर अब स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ईडीएल इज सेटिस्फाइड, हेंस एचसीएफ इज इक्वल टू 8। अब ऐसे में हम यहाँ देख सकते हैं, हमसे अगर किसी ने किया पूछा तो 272 1032 का एचसीएफ कितना आएगा? 8। 216 272 एचसीएफ कितना आएगा? 56 इंटू 216 एचसीएफ कितना होगा? 8। 48 एंड 56 एचसीएफ कितना होगा? 8 एंड 48 का भी एचसीएफ कितना होगा? इन जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का एचसीएफ 8 ही होगा। समझ में आया? अब आते हैं टाइप 8 पर। हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको 129 एंड 545 से डिवाइड करें तो 3 एंड 5 जो रिमाइंडर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली आए। तो रिमाइंडर्स बच रहे हैं, रिमाइंडर्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। हमने वो एक्स्ट्रा 129 से माइनस किया तो 129 से डिवाइड करने पर उस नंबर में कितना रिमाइंडर बच रहा था? 3। और 545 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा था? 5। तो हमने ये इसको माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा नंबर माइनस कर दिया, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इन दोनों का, जब भी ध्यान देना, लार्जेस्ट नंबर कहता है तो एचसीएफ फाइंड करते हैं और लोवेस्ट कहता है एलसीएम फाइंड करते हैं, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लार्जेस्ट नंबर हम इसका एचसीएफ फाइंड किए हैं, वो नंबर क्या है? 18। अगर हमें आंसर चेक करना है तो 18 का हम डिवाइड 129 में करेंगे, 129 में करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 18 का हम डिवाइड 545 में हम करेंगे, और जैसे ही 545 में हम जब डिवाइड करेंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा? 5। चेक कर लें क्या? 18 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54, रिमाइंडर कितना आया? अब वो भी तो कह रहा था 5 ही रिमाइंडर होगा। कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसको 545 से डिवाइड करें तो 5 आए और 129 से डिवाइड करेंगे तो 3। 129 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लोगे ना, इसे हम आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर पर आते हैं। दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, और ये मल्टीप्लाई है तो यहां आ गया डिवाइड। तो अब हमने वो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया और जो एचसीएफ था उससे हमने इसको डिवाइड किया, हमारा जो आया वही आंसर हो गया। समझ में आया? बस बहुत। चलिए मैथ में आज हम टाइप 10 देखने वाले हैं। So that every positive odd integer is of the form of 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5 for some integer m। इसके जगह आपको ये भी कर सकता है कि so that every positive even integer is of the form of 6m, 6m plus 2, 6m plus 4। इवन नंबर के लिए तो ये इवन
इवन और नंबर के लिए, इवन इंटीजर के लिए भी दे सकता है और ऑड इंटीजर के लिए भी दिया हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, मेथड सॉल्व करने का डिजिट्स चेंज कर दिए जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट n बी एन गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने कर लिया कि n कोई इवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है विच इज डिवाइडिंग बाय 6, लेट m बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। हमने क्या किया कि हमने एक नंबर लिया, नंबर n लिया, हमने वो नंबर n लिया और उसे डिवाइड किया 6 से, क्वोशिएंट हमारा m आया और रिमाइंडर r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम जानते हैं कि n इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी होनी चाहिए, नहीं तो यह डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा। तो इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यह r की जो वैल्यू है या तो वो 0 होगी, नहीं तो 6 से कम होगी। तो या तो r के इक्वल है और नहीं तो 0 से बड़ी है और 6 से कम है। तो 0 से बड़ी और 6 से कम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इससे बाद वाले में अगर हम बात करेंगे तो वो अब हमने क्या किया, हम n के जगह हम यहाँ r के जगह पुट कर रहे हैं 0। तो यहां हम जब r के जगह पुट किया, r पुट हम यहां लिख सकते हैं पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। हम ये अगर यहाँ पुट करते हैं, आप लिखें या ना लिखें इसकी कोई बात नहीं है, टीचर समझ जाएंगे। तो हम जब यहाँ पुट करते हैं तो देख रहे हैं 0 पुट किया तो r के जगह 0 किया तो 6m आया, r के जगह 1 पुट किया 6m प्लस 1, r के जगह 2 पुट किया 6m प्लस 2, r के जगह 3 पुट किया 6m प्लस 3, r के जगह 4 पुट किया 6m प्लस 4 और r के जगह 5 पुट किया 6m प्लस 5। बट n इज इक्वल टू 6m प्लस 2, 6m प्लस 4 गिवन इवन वैल्यूज ऑफ n। यह जो है 6m है, 6m प्लस 2 है, 6m प्लस 4 है, ये इवन वैल्यूज देते हैं और हमको पता क्या करना है, ऑड। तो हम क्या 6m प्लस 1, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 फॉर सम इंटीजर n। तो ऑड नंबर वाले कौन हो जाएंगे, जो इनको छोड़ के बच जा रहे हैं, तो इनको छोड़ के बच रहे हैं 6m प्लस 1, 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 फॉर द सम इंटीजर n। ऑड के लिए पूछ दिया, यही इवन के लिए पूछता तो आंसर के जगह ये होता। ठीक है, यहाँ 3m प्लस 1 कर सकता है, 3m प्लस 2 कर सकता है, 5m प्लस 2 कर सकता है, 5m प्लस n कर सकता है, 8n कर सकता है। यह 6 के जगह नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको लिख सकता है 7m प्लस 3, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे। यह जो वैल्यू आएगी वो एक और बड़ी, हाँ m रहेगा। कभी कभी यहाँ q कर सकता है, क्वोशिएंट की जगह q कर सकता है, कोई भी वैल्यू वो पुट कर सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। समझ में है? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। हमें ईडीएल से यह बात प्रूफ करनी है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। स्क्वायर कह सकता है, क्यूब कह सकता है। तो मैं स्क्वायर का जैसे हुआ है सेम टू सेम भी किसका होगा, क्यूब का, क्यूब पावर 3। तो स्क्वायर का समझते हैं। हमने सेम वही बात लिखी, लेट n बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिवाइडेड बाय 3, लेट q बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। यानी हमने n एक नंबर लिया जिसको हमने 3 से क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारा क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर आ रहा है। वेयर n इज इक्वल टू बाय ईडीएल, n इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वेयर r की वैल्यू जो होगी 0 से ग्रेटर होगी, 0 के इक्वल है, ग्रेटर होगी और 3 से लेस होगी। यानी r की 3 वैल्यूज आएगी। कौन कौन सी? r की एक वैल्यू आएगी तुम्हारी 0, दूसरी आएगी 1 और तीसरी आएगी 2। 3 वैल्यूज आएंगी क्योंकि 3 पर तो ये इक्वल हो जाएगा ना, तो 3 से लेस चाहिए r की वैल्यू। तो हम क्या किए हैं, अब हमने यह इसका स्क्वायर किया। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6q r। हम r की जगह क्या पुट किए हैं
जीरो पुट किए हैं तो देख रहे हैं एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 9q स्क्वायर, यहां भी जीरो ये भी जीरो हो गया तो 9q स्क्वायर आएगी। और 9q स्क्वायर को हमको 3m चाहिए ना, तो 9q स्क्वायर को आपको 3m बनाना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो हमको देखिए 3 की जगह क्या है 3 है, लेकिन m के जगह क्या है 3q स्क्वायर। तो हम 3q स्क्वायर के जगह 3q स्क्वायर की जगह क्या लेट कर लेंगे, लेट m इज इक्वल टू क्या 3q स्क्वायर। तो क्या अब ये 3m नहीं हो जाएगा, यानी m के जगह क्या पुट कर देना है 3q स्क्वायर हो गया। 9q स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया 3m में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जब हम r के जगह 1 पुट करेंगे तो r के जगह जब हम 1 ने 1 पुट किया तो r के जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1, r के जगह 1 पुट किए प्लस 6q आएगा, 6q आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हमारा जो आया है वो है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। चूंकि हमको 1 चाहिए, स्क्वायर में 1 चाहिए तो हम 1 को अलग कर लिए हैं, और इन दोनों में कुछ कॉमन है 3 कॉमन दिख रहा है, वैसे q भी कॉमन है लेकिन q को छोड़ दो तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। हमको चाहिए क्या 3m प्लस 1, 1 के जगह 1 है, 3 की जगह 3 है, और इसके जगह क्या हमें चाहिए m चाहिए ना, तो हमने उसी के जगह देखिए हम क्या पुट कर लिए m इज इक्वल टू क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, जिसको चाहिए उसी को हमने उसके जगह पुट कर लिया। तो m के जगह हम क्या प्लेस कर देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, दैट इज इट। समझ में आया। अब हम r की जगह क्या पुट करेंगे, r के जगह पुट करेंगे 2, क्योंकि हमें 3 वैल्यू चाहिए ना, 3 से लेस 0 1 2, r की यहाँ 3 वैल्यू आएंगी 0 1 और 2। हमने जो एक बार 0 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, और अब एट लास्ट हम पुट कर रहे हैं 2। हमने r की जगह यहाँ 2 पुट किया तो r का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 6 2 जा 12q हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। आया है क्या, हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए ही नहीं था 3m प्लस 1 ही चाहिए, हमको 4 नहीं चाहिए, फिर भी हमने उसको लिख लिया, उसको हम एज ए इंटीजर के तरह 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी हम इसको दिखा सकते हैं। हमने क्या किया, दोनों में 3 कॉमन किया और एक्स्ट्रा जो भी बचा है उसको किस फॉर्म में बदल दिया m के। जो भी एक्स्ट्रा आपका आएगा उसे क्या मान लेंगे आप m। अगर यहाँ m के जगह z कर रहा है तो आप उसे क्या मान लेंगे, जितना एक्स्ट्रा बचेगा। देखिए यहाँ 3q स्क्वायर एक्स्ट्रा बचा है तो हमने उसको क्या मान लिया m। यहाँ हमारा बच रहा था 3q स्क्वायर प्लस 2q, हमने क्या मान लिया m। हमारा यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हमने इसको क्या मान लिया m। जो भी एक्स्ट्रा बचता है आप उसे m मान लेंगे। तो ये स्क्वायर के जगह बहुत करेगा तो यहाँ क्या कर देगा क्यूब कर देगा। यहाँ 3 की जगह अगर करता है तो 5 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है। तो 4 करेगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे 4, जहां जहां हमारा 3 है वहां क्या हो जाएगा 4, और उसी के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे सेट कर देंगे। अब बात करते हैं टाइप 12 की, और ये आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का आखिरी टाइप है। यहीं तक सारे सिलेबस का मैंने इंक्लूडेशन टाइप वाइज 12 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया है। आप ये 12 टाइप्स पढ़ के किसी भी बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। So that one and only one out of n plus 2, n plus 4 is divisible by 3, n is the positive integer। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें n plus 2 और n plus 4 को दिखाना है कि वो क्या है 3 से डिविजिबल है। तो हमने फिर वही बात की कि हमने लेट कंसीडर किया कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि कौन डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है, उसका क्वोशिएंट क्या है q है और रिमाइंडर r। सेम देखिए इन तीनों में यही काम किया गया है क्या। यस सर। तो हमारा फॉर्मेशन कैसे आएगा n इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये आया है 3q प्लस r। अब जो ये r की वैल्यू है, यह जो r की वैल्यू है वो r की वैल्यू 3 से लेस होगी और 0 से
इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी। तो n इज यानी r की वैल्यू यहाँ क्या क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 0 1 2। एक बार हम r की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3q आएगा। एक बार r की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा। और एक बार आखिरी बार क्या पुट करेंगे n की जगह 3q प्लस 2 पुट करेंगे। अब यहां हम देख रहे हैं if n is equal to 3q then n is divisible by not 2 divisible by 3 ना, हमें किससे डिविजिबिलिटी निकालनी है 3 से, ठीक है। अब n के जगह हमने r की जगह 1 पुट किया है, तो r की जगह 1 पुट किया तो 3q प्लस 1। तो यहां हम देख रहे हैं n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 3। तो यहां हम ऐसे कि इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 3 कॉमन है। हमने n में कितना पुट कर दिया, इसमें 2 और जोड़ देंगे। जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो 3q जो प्लस 1 है वो 3q प्लस 3 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं लग रहा है समझ में आ रही है। आप n इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं 3q प्लस 1 है। तो अगले स्टेप में आप इसमें क्या कीजिए 2 इधर जोड़ेंगे तो 2 आपको इधर भी जोड़ना होगा, 2 इधर भी आपको ऐड करना होगा। तो 2q प्लस 1 था ही, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 3 हो जाएगा। 3q प्लस 3 हो जाएगा तो इसमें कुछ कॉमन है क्या 3 कॉमन है तो क्या हो जाएगा q प्लस 1। देखिएगा वही आया है क्या 3 इंटू क्यू प्लस 1। और किसी भी टर्म में अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम इसे फिर लिखेंगे दिस इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ रहा है। अब अगला हमें प्रूफ करना है n प्लस 4, n प्लस 4। तो हमारा n कितना है, n हम n इज इक्वल टू आखिरी में r की जगह कितना पुट किए हैं प्लस 2 पुट किए हैं। तो हम इधर भी 4 प्लस करेंगे और इधर भी क्या प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे। दोनों साइड 4 4 हमने प्लस कर लिया। तीसरे केस के लिए r की जगह हमने क्या पुट किया है 2, 0 पुट किया था तो कुछ नहीं जोड़ना पड़ा, 1 पुट किया तो हमें 2 जोड़ना था, और अब 2 पुट किए हैं तो हमें कितना जोड़ना है 4। जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से हम इसे जोड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि यह हो गया है हमारा 3q प्लस 6। तो 3q प्लस 6 में कुछ कॉमन है क्या, तो q 3 कॉमन हो जाएगा तो q प्लस 2। एक बात बताइए 3 इंटू क्यू प्लस 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए यह भी क्या होगा डिविजिबल होगा। इसीलिए लिखा है n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आया है। बस आपको इसके जगह हमेशा कुछ ना कुछ नंबर बदल देगा। जैसे एक क्वेश्चन और पूछता है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, n स्क्वायर प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 9। ऐसे कुछ भी करके आपको यहाँ क्वेश्चन दे सकता है। तो प्रोसेस सेम है। आप उसमें करेंगे क्या कि जैसे ही यहाँ नंबर डिविजिबल बाय 8 देगा तो कोई एक आर्बिट्ररी नंबर कांस्टेंट मान लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ 3 से डिविजिबल दिखाया है तो 3 दिखाया है, 4 दिखाता तो 4 दिखाते, 8 दिखाता तो 8 दिखाते, 7 दिखाता तो 7। बस डिजिट चेंज करेंगे, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। बाकी आप लोगों का अगर कोई डाउट हो किसी भी बुक का, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ओसवाल या किसी भी बुक की कोई भी डाउट हो तो आप वो डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या